सर जय हिंद। करोड़ी सिंह जी, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर, आपने समय दिया। दरअसल एक बेहद इंटरेस्टिंग मुद्दे पर मैंने आपके साथ बातचीत करनी थी। नेपाल में सत्ता परिवर्तन हो चुका है। केपी ओली शर्मा जो हैं रिजाइन करके ना जाने कहां पर छुपे हुए हैं। हम बात कर रहे थे कि क्या इसके पीछे सीआईए है, क्या इसके पीछे चाइना है, कौन सा डीप स्टेट है जो अमेरिका को, जो नेपाल के जनरेशन जेड को उकसा रहा है। लेकिन केपी ओली शर्मा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ना तो सीआईए, ना चाइना, ना रूस, यहाँ पर तो मेरे साथ जो खेला हुआ है वो इंडिया ने खेला किया है। मैं उनकी स्टेटमेंट अपने दर्शकों को एक बार पढ़ के सुना देता हूं सर, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। केपी ओली शर्मा कह रहे हैं कि मैंने यहाँ काम करने वाली सोशल मीडिया कंपनियों से हमारे नियमों का पालन करने और स्थानीय स्तर पर पंजीकरण कराने की मांग की थी। मैंने जोर देकर कहा था कि लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा नेपाल के हैं। मैंने ये भी कहा था कि भगवान श्री राम का जन्म नेपाल में हुआ था, भारत में नहीं, जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है। और अगर मैं दूसरे प्रधानमंत्रियों की तरह चुप रहता तो शायद मेरी कुर्सी भी सेफ रहती। अब मैं आपके पास आऊंगा सर। केपी ओली शर्मा तो इशारों इशारों में कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने और रॉ ने मेरा खेल कर दिया है सर। देखिए राजेश जी, ये दुनिया में सभी जगह शासकों की प्रवृत्ति है। जहां भी शासक अनपॉपुलर हो जाते हैं और उनको अगर हटाया जाता है पॉपुलर मूवमेंट के द्वारा, तो वो ये नहीं मानते कि हम कहीं अकाउंटेबल नहीं थे या हमारी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी रही होगी कि हमने अफेयर्स को अच्छी तरह मैनेज नहीं किया या हम लीडरशिप नहीं दे पाए। वो सामान्यतः बाहर की शक्तियों पे आरोप लगाते हैं। ये केवल छोटे देश में नहीं, जो देश शक्तिशाली हैं वहां भी अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो वो बाहर की शक्तियों पे आरोप लगाते हैं। ये एक सामान्य सामान्य प्रवृत्ति है, इसलिए ये अनयूजुअल नहीं है। लेकिन बेसिक चीज ये है कि नेपाल में जो इलेक्टेड सरकार थी वो लंबे समय से मैनेज नहीं कर पा रही थी। अगर पिछले कुछ सालों का हम देखें तो इतनी जल्दी सरकार बदलती है, एक साल भी सरकार काम नहीं कर पाई। तो लंबे समय से, जब से राजशाही हटी है, गणतंत्र बना है, उसके बाद निरंतर रूप से पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी चलती रही और उस इनस्टेबिलिटी में पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो अपना लिए अपने अपने जो भाई भतीजावाद या भ्रष्टाचार फैलाते रहे कि थोड़े समय के लिए अवसर मिला है, जितना भ्रष्टाचार कर सकते हैं कर ले। तो उसके अगेंस्ट में जैन जी जो वेल कनेक्टेड थी, वेल इन्फॉर्म्ड थी, वो ऑर्गेनाइज हो गई। और जब ऑर्गेनाइज होके उन्होंने मूवमेंट किया, शुरू किया, जब सोशल मीडिया पे बैन लगा दिया, तो उसके बाद शुरू होने के बाद कुछ एंटी सोशल एलिमेंट एज यूजुअल मूवमेंट में आ जाते हैं। उन्होंने तोड़फोड़ बहुत ज्यादा की है। ये ज्यादा काम है जो या तो राइवल्स थे, पॉलिटिकल राइवल्स, उन्होंने किया है, या एंटी सोशल एलिमेंट्स ने किया है। जैन जी मुझे नहीं लगता कि इतनी वायलेंट या इतना डिस्ट्रैक्शन करती। जी राजेश जी, एक सवाल और, क्योंकि जिस प्रकार से भारत और नेपाल के संबंध रहे हैं पिछले 2-3-3-4 साल से, या कहें लगभग 2016-17 के बाद से ही हम एक टेंशन भारत नेपाल संबंधों के अंदर देख रहे थे। क्या वाकई में, क्योंकि केपी ओली शर्मा जब जो नेपाल का प्रधानमंत्री बनते थे वो भारत आते थे, लेकिन केपी ओली शर्मा चाइना के प्रति उनका झुकाव, और कैसे हम देखें, क्या वाकई में ये मान के चलें कि नहीं, भारत का कोई खेला नहीं है इसमें, खेला अमेरिका की तरफ से ही हुआ है? देखिए, ये तो डेफिनेटली कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि जो अंडरग्राउंड एक्टिविटीज होती हैं रिजीम चेंज की, जो इंटेलिजेंस करती हैं, उसका मालूम नहीं चलता है कि कितना। लेकिन अगर सामान्य प्रवृत्ति देखें तो जो अभी बड़ी शक्तियां हैं, अमेरिका सामान्यतः रिजीम चेंज करके अपना इंटरेस्ट सर्व करता है, और चाइना की प्रवृत्ति यह है कि जो एग्जिस्टिंग रिजीम है उसको किसी न किसी तरीके से मैनेज करके अपना इंटरेस्ट सर्व करें। तो ये जो ग्रेट पावर है उनका तो ये है।
भारत भी कहीं रिजीम चेंज करता है नहीं करता है, नेबरिंग कंट्रीज में सामान्यतः ये रा पे आरोप लगता है कि रा इंटरफेरेंस कर रहा है। और एक बहुत बड़ी लॉबी है इन कंट्रीज में, चाहे वो बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, नेपाल हो, जो इस तरह का हवा देती है कि रा या इंडिया का इंटरेस्ट है। लेकिन नेपाल की स्थिति देखें तो वहाँ 3 तरह के समुदाय हैं। एक तराई है जहां में इंडियन ओरिजिन के ज्यादातर बिहार यूपी के का प्रभाव है, वहाँ के लोग हैं। एक काठमांडू एरिया है जो मेनली पॉलिटिकल, ब्यूरोक्रेटिक और बिजनेस एलिट का है, और एक हिली एरिया है। तो सामान्यतः वो मान के चलते हैं कि ये तराई वाले हैं, इनके इंडिया से लिंकेजेस हैं और इंडिया इनके थ्रू नेपाल में इंटरफेरेंस करता है, यहाँ की गवर्निंग प्रोसेस को प्रभावित करता है। ये सामान्य प्रवृत्ति है। लेकिन इस समय मैंने देखा जिस तरह से स्टेच्यूज को तोड़ा गया, 2 ही दिन चला, लेकिन पृथ्वी चौक पे स्टेचू को तोड़ा गया है, और कोइराला की भी एक कहीं पे स्टेचू तोड़ रहे हैं। तो मुझे एक किताब याद आ गई जो अभी मैंने कुछ दिनों पहले पढ़ी थी, फॉलिंग आइडल्स 12 स्टेच्यूज दैट मेड हिस्ट्री। तो उनमें था कि लेनिन की तोड़ी, स्टालिन की तोड़ी, जॉर्ज तीसरे की तोड़ी, जॉर्ज पंचम की तोड़ी, ऐसे बहुत से जो थे 12 स्टेच्यूज की उन्होंने स्टडी की है कि जो शासक होते हैं वो अपनी मूर्तियां लगाना, स्टेचू लगाने से बाद नहीं आते, और जब सत्ता परिवर्तन होती है और उनका जो कुशासन मान के और उनकी फिर स्टेचू तोड़ी जाती हैं। तो ऐसा लगता है कि जो वहां का शासन था उसके विरुद्ध जनता का एंगर था, क्योंकि भारत को कोई नुकसान, भारत के एम्बेसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, भारतीय वहां उनको भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। तो वहां की जो शासन प्रक्रिया थी, कुशासन था या गवर्नेंस ढंग का नहीं था, उसके अगेंस्ट में ये था। तो भारत पे आरोप लगाना कि भारत ने इंटरफेरेंस किया, हाँ एक लॉबी जरूर है, वो सामान्यतः राजनीतिक लाभ उठाने के लिए ये करते हैं, और वो सभी छोटे छोटे देशों में करते हैं। ठीक है, पॉइंट इज क्लियर सर। बस एक आखिरी सवाल, इंटरेस्टिंग सवाल, क्योंकि सुशीला कार्की जो हैं उन्हें कार्यकारी प्रधानमंत्री या अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री बनाने की वकालत या मांग की गई है, उनके नाम पर मोहर लग सकती है। बीएचयू से पढ़ी हैं, भारत में लंबे वक्त तक रही हैं, चीफ जस्टिस भी नेपाल की रही हैं, और माना जाता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ काफी सख्त है। कितना इफेक्ट पड़ेगा सर सुशीला कार्की के आने से? देखिए, मेरे ख्याल से आज की सिचुएशन है नेपाल में, सुशीला कार्की एक बेटर चॉइस है। और JNZ है, उन्होंने भी एक ऑनलाइन वोटिंग के तरीके से, वर्चुअल वोटिंग के तरीके से भी डिसाइड किया है कि सुशीला कार्की को अंतरिम सरकार के हेड करने के लिए इनवाइट कर लिया जाए। लेकिन उनमें भी डिफरेंसेस हैं, तो एक प्रजातांत्रिक प्रक्रिया में डिफरेंसेस होना स्वाभाविक है। तो लेकिन बहुमत से तय किया है, और अब जो विरोध में है इनके JNZ के भी, उनको ये कहा जा सकता है कि आप कोई बेटर अल्टरनेटिव बता दीजिए, क्योंकि ये पॉलिटिकल उस तरह का चेहरा नहीं है, राजनीतिक चेहरा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की जज रही हैं, लीगल प्रोसेस की इम्प्लीकेशंस जानती हैं, बहुत सीनियर हैं। अगर बालेन शाह की बात होती तो निश्चित रूप से मेजर डिफरेंस होता, और इस पूरी प्रोसेस को मुझे लगता है कि सेना प्रमुख और वहां के राष्ट्रपति ने फैसिलिटेट किया है, तो ये बेटर चॉइस है। अब चॉइस ये है कि आगे के जो इसके कुलीग हो, कैबिनेट बने या इनका मंत्रिमंडल बने, वो किस तरह का हो, कौन कौन इसके सहायक हो सकते हैं। क्या एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनके अगेंस्ट में JNZ का मूवमेंट था, चाहे वो शासक दल हो चाहे विरोधी दल हो, क्या उनमें से किसी को लिया जाए, क्योंकि उनका पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है, वो कैसे भी हो, या बिना पॉलिटिकल एक्सपीरियंस वालों को ही लिया जाए जो कि JNZ, क्योंकि JNZ एक टेक्नोक्रेटिक टाइप मूड होता है, तो वो कहेंगे किसी पॉलिटिशियन को नहीं लिया जाए, तो वो अच्छी स्थिति नहीं होगी। तो कुछ पॉलिटिशियंस को लिया जाना चाहिए जो JNZ के प्रति से
थोड़ी सहानुभूति रखते हैं, या नेपाल राष्ट्र के प्रति अपना भाव ठीक रखते हैं कि नेपाल में अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए, समृद्धि होनी चाहिए। तो केवल पॉलिटिशियंस को नहीं लेना और पूरी तरह आइसोलेट करना, उसमें फिर चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुझे लगता है कि बालन शाह बहुत स्मार्टली खेल रहे हैं। उनको पता है कि अगर आप अंतरिम सरकार के मुखिया बन भी जाते हैं तो आपके पास वो पावर नहीं रहेगी। अब मुझे लगता है कि अब इलेक्शन जब होंगे तो बालन शाह खुलकर सामने आएंगे, और शायद मुझे लगता है कि क्योंकि जिस प्रकार से जन जी का उनको समर्थन मिला है और जिस प्रकार से पॉपुलैरिटी उन्होंने गेन की है, हो सकता है कि वो अगले प्रधानमंत्री नेपाल के बन सकते हैं, लेकिन इसके लिए हम थोड़ा सा इंतजार करेंगे। इसमें बालन शाह के अलावा एक रवि भी हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी बनाई थी, वो जेल में भी रहे और उन्होंने तत्काल समर्थन किया था जैन जी का। तो वो भी भूमिका निभा सकते हैं, उनको कहीं न कहीं लिया जा सकता है। और आगे की जो पॉलिटिकल प्रोसेस होगी, इलेक्टोरल प्रोसेस होगी, मेरे ख्याल से वो भी अपनी भूमिका निभाएंगे और हो सकता है उसको कुछ सीटें भी मिल जाएं अगर आगे चुनाव होते हैं तो पार्लियामेंट में। जी, तो ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा, बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन इतना जरूर है कि आज का युवा चाहता है कि देश की कमान भी युवा के ही हाथ में हो, और ये एक नई चीज सामने आ रही है। लेकिन थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोडी सिंह जी, आपने इस अहम मुद्दे पे बात रखी। थैंक यू सर, जय हिंद, टेक केयर सर, थैंक यू। थैंक यू राजेश, थैंक यू सर।